जीत आई इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि उत्तराखंड में लोअर पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है और मई में उसका एग्ज़ाम है। कल से उसका ऑनलाइन लाइव बैच भी शुरू हो रहा है। तो देखिए उस पेपर का लेवल क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो उससे संबंधित एक पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर कंप्लीट पेपर रखा गया है और पेपर में नियर अबाउट क्वेश्चन 65। तो इसका सिलेबस, इसमें करंट अफेयर भी है, उत्तराखंड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ये आपको देखना है। और जनरल स्टडी का पेपर है। बेसिकली उत्तराखंड में जितने एग्जाम होते हैं सब में जनरल स्टडी आता है। तो लाइव ये क्लास चल रही है, काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। ज्योति राणा, पिंकी गंगवार, काव्या बिष्ट। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत ही कूल होकर आप लोगों को क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको आंसर देना है। शुरुआत करंट के क्वेश्चनों से हो रही है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि यूजीसी के त्वरित कार्यक्रम यानी फास्ट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन को आपको रीड करना है और इसका आंसर देना है। काफी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। करंट अफेयर सभी एग्जाम का एक जैसा होता है। कविता टमटा जी, तो देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है। करंट अफेयर में स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक, लेकिन करंट अफेयर आपको कंटिन्यू साथ के साथ तैयार करना है। इसका जो आंसर है ए, यानी छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना। देखिए 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू। अभी तक स्टूडेंट काफी जुड़ चुके हैं लेकिन कोई भी आंसर अभी तक नहीं आया। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर जो है वो शुक्रयान है। शुक्रयान अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो देखिए यहाँ पर 4 नाम आपको दिए गए हैं और देख भी रहे होंगे जो आजकल पेपर आ रहे हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो अभी हाल में हुआ था, तो दिविद रेड्डी हैं। दिविद रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। एक रेड्डी ट्राइब भी आंध्र प्रदेश में रहती है। आईपीएल लीग में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। जो आईपीएल लीग है उसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रियंका बिंजोला, हेमलता बिष्ट भट्ट, कविता, काव्या, संजय कुशवाहा जी। सी, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। वैभव सूर्यवंशी। देखिए अब आपको पता है कि जो 2024 में जो इलेक्शन हुए उनमें महाराष्ट्र में भी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें राजनीतिक गठबंधन को बहुमत मिला। उस गठबंधन का नाम क्या है। बीजेपी समर्थित गठबंधन है वो। तो यहां पर 4 नाम आपको दिए गए हैं और 5 का आंसर आप डी दे रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। हाँ सूरज जी, कविता टमटा, जब आप आंसर देते हैं तो क्वेश्चन का नंबर जरूर डालना है आपको। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हाँ 5 किस राज्य में होंगे। 2025 में खेलो इंडिया यूथ जो गेम है भारत के किस राज्य में होने हैं। 4 राज्यों के यहां पर नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सी कह रहे हैं। उत्तराखंड 2025 की बात हो रही है, एक बार देख लीजिए। हाँ पिंकी गंगवार बिहार कह रही हैं 7वें का आंसर और मुझे भी लग रहा है कि आंसर ठीक है। तो बिहार में होने हैं, ये ध्यान रखना है। सी इसका आंसर नहीं है। 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। यहां पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं। ब्राजील, इंडिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। सातवें का आंसर आप ए कह रहे हैं ब्राजील, लेकिन संजय कुशवाहा जी इसका आंसर साउथ अफ्रीका है। कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है, मैं ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूं कि 50 क्वेश्चन दिए हैं तो 25 सही और 25 गलत। तो 25 बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन माइनस में होने के कारण तो 6.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं और आप 18 की रेंज में आ जाते हैं। और वो माइनस जो क्वेश्चन गलत करते हैं, माइनस में जाने के कारण हम फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो किस क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना है ये आपको ध्यान रखना है, और उसकी आदत आपको अभी से डालनी है। हम सोचते हैं कि अब तो कर देते हैं और एग्जाम में करेंगे, वहां सोचेंगे। जो सोचना है आपको अभी सोचना है, अभी से इसकी आदत डालिए। अब देखिए, यहां पर आजकल हम पेपरों में देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें हम विविध क्वेश्चन कहते हैं। विविध प्रकार के क्वेश्चन जो प्रॉपर किसी सब्जेक्ट के सिलेबस में नहीं दिखाई जाते। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से दिए गए हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस लेक्चर की मैं क्लास ले रहा हूं, तो उसमें आईआर से संबंधित, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, चीन में एक माओ से तुंग हुए हैं और माओ से तुंग ने एक 5 फिंगर थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें दिया गया है 5 फिंगर में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ नेपाल, भूटान, सिक्किम और नागालैंड है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सुना भी नहीं है। तो इसका आंसर 8 का ए कह रहे हैं आप, नेपाल। सुमिता जी, सुमित चौहान जी, 8 का ए आप कह रहे हैं। 5 फिंगर थ्योरी थोड़ा समझा देता हूं। माओ से तुमने कहा था कि चीन जो है, चीन हाथ है, चीन हाथ है। तिब्बत हथेली है, तिब्बत जो है हथेली। तो तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर दिया है। और हथेली में 5 उंगलियां होती हैं। इन 5 उंगलियों में कौन कौन है? 5 उंगली, उसमें एक नेपाल है, नेपाल, एक भूटान है, भूटान, एक लद्दाख है, लद्दाख, लद्दाख, एक उसमें सिक्किम है, सिक्किम, और सिक्किम के साथ साथ उसमें एक अरुणाचल प्रदेश है। यानी हाथ कब तैयार होता है? जब उसमें हथेली होगी। तो हथेली को उन्होंने छीन लिया है ना, यानी तिब्बत पर अधिकार कर लिया। हाथ पूरा तब होगा जब नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर उनका अधिकार हो जाएगा। तो देखिए, इसमें नागालैंड इसका आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा विवाद के लिए उत्तरदायी है? भारत हमारा का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, कई विवाद उसके साथ भारत के हैं। जैसे तिस्ता नदी जल समझौता है, एक ट्रांजिट रूट का भी है। चकमा और रोहिंग्या, उनकी भारत में घुसपैठ, एक ये भी है। लेकिन एक सीमा संबंधी विवाद है, एक नदी है, नदी नेचुरल बहती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जिसके कारण 6.1 किलोमीटर का एरिया कई बार बांग्लादेश में शामिल हो जाता है और कई बार भारत में? तो कविता जी, बिंदा रानी, आपका आंसर मोहरी आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता, यह समझौता चीन के साथ हुआ। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे और भारत के जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहां पर हुआ था? अभी तक प्रिंसा का आंसर आ रहा है। प्रिंसा जी, ये तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, दिल्ली, ये तो मैंने पढ़ाया रखा है आपको। तो दिल्ली इसका आंसर है। आगे की ओर बढ़िए। सार्क, देखिए, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन विश्वविद्यालय कहां है? सार्क विश्वविद्यालय। तो सार्क में जो देश हैं वो आपको पता है, भारत का पड़ोसी चीन उसमें शामिल नहीं है सार्क में। तो सार्क का मुख्यालय कहां है, सचिवालय कहां है, विश्वविद्यालय कहां है, ये आपको देखना है। तो सार्क का विश्वविद्यालय पूछा है मैंने सबका आंसर डी आ रहा है। तो काठमांडू तो इसका आंसर नहीं है।
काठमांडू नहीं है। मैंने मुख्यालय की बात नहीं की है, मैंने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात की है और वो नई दिल्ली में है। तो देखिए इसके 9 पर्यवेक्षक देश है। उन 9 पर्यवेक्षक देशों में चीन भी है। चीन इसका सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक देशों में से है। तो ये ध्यान रखना है निम्न में क्या गलत है। तो देखिए यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुए हैं 1947-48 में भी युद्ध हो रहा है, 65 में हो रहा है, 71 में भी हो रहा है, 1999 में हो रहा है। तो जब युद्ध होते हैं तो दोनों देशों के बीच जो उच्चायुक्त होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक समझौता या संधि होती है। तो इसमें क्या गलत दिया है? पिंकी गंगवार आप ए कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। तो आप जानते हैं ये ताशकंद समझौता जो है, एक वहां के प्रधानमंत्री होते थे पाकिस्तान के अयूब खां और यहां पर उस समय एक लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके बीच ताशकंद समझौता हुआ 1965 में। यही इसका आंसर है। और 1965 में युद्ध हुआ था और 66 में समझौता हुआ। शिमला समझौता ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हो रहा है। शिमला समझौता 1971 में युद्ध हुआ। फिर एक समझौता हुआ, ये इंदिरा गांधी, एक तरफ इंदिरा गांधी है और दूसरी ओर जुल्फिकार भुट्टो। लाहौर घोषणा पत्र ये 1999 में है, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच हुआ था। कारगिल वार हुआ उसके बाद। 2001 में परवेज मुशर्रफ भारत आए थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन दोनों के बीच आगरा शिखर वार्ता हुई थी, यानी आगरा में वार्ता हुई और ये बिल्कुल असफल रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। देखिए भारत ने किस देश के साथ मोटर वाहन समझौता करके बंधन एक्सप्रेस चलाई थी? यानी भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत ने उसके साथ एक मोटर वाहन समझौता किया और वो समझौता जो था बेसिकली किस देश के साथ हुआ? दोनों देशों के बीच एक बस शुरू हुई थी और उस बस का नाम था बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस उसका नाम था। तो कलकत्ता से शुरू होती थी, अगरतला जाती थी और वो ढाका भी जाती थी और ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं हम कई बार सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन आया कहां से, तो ध्यान रखना है। किस देश ने भारत के साथ नॉन जीरो सम गेम चला रखा है? कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसने भारत के साथ यहां पर नॉन जीरो सम गेम पॉलिसी को अपनाया है? देखिए नॉन जीरो सम गेम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जितना फायदा होता है दूसरे व्यक्ति को इतना ही नुकसान होता है। तो भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन ने क्या किया, नॉन जीरो सम गेम पॉलिसी को अपना रखा है भारत के साथ। भारत के साथ वो ट्रेड करता है, उसकी वस्तुएं सस्ती हैं, भारत का आज सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन इस व्यापार में ये भारत के फेवर में नहीं है। भारत के एक्सपोर्ट वहां कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। ठीक, तो ये चाइना है, चाइना इससे लाभ कमा रहा है, चाइना, ये ध्यान रखना है। जबकि यूएसए के साथ भारत का जो ट्रेड है वो भारत के फेवर में है, यानी भारत के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं। निम्न में से किस समिति का संबंध इलेक्शन रिफॉर्म से नहीं है, यानी चुनाव सुधार से नहीं है? यहां 4 समितियों के नाम आपको दिए गए हैं, इनमें कौन सी समिति ऐसी है जिसका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है। सिमी चौहान जी, हेमलता भट्ट, बिंदिया रानी, पिंकी गंगवार, समी चौहान। 15 का आप भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 4 यहां समिति दी गई हैं। तो तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, जीवी राव समिति, ये तीनों की तीनों इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। जबकि पीके थुंगन कमेटी, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कभी, तो पीके थुंगन कमेटी, ये जो है पीके थुंगन कमेटी जो गठित की गई थी 1999 में, और इसका जो संबंध है पंचायती राज से है। तो ये पंचायती राज से है, सी इसका आंसर है। ठीक, बाकी इलेक्शन से। अशोक के अभिलेखों में अशोक के पुत्र का नाम आया है। तो देखिए अशोक के बहुत से पुत्र थे,
लेकिन एक पुत्र ऐसा है, देखिए, जिसका अभिलेखों में नाम आया है। तो अशोक के अगर पुत्रों की बात करें, जैसे कुणाल की बात करते हैं, संप्रति की बात करते हैं, जालोक की बात करते हैं, महेंद्र की बात करते हैं, तीवर की बात करते हैं, पुत्री संमित्रा की बात करते हैं। तो एक ऐसा है, अभिलेख में केवल एक ही पुत्र का नाम आया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपने सी बताया कविता जी। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप डी कह रहे हैं, कोई ए कह रहा है, तो यहां ध्यान रखना है। देखिए, अशोक का एक पुत्र तीवर है और तीवर का अशोक का नाम आया है। अशोक का एक पिलर एडिक्ट मिला है, इलाहाबाद कौशाम्बी, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, चूंकि उसमें अशोक की पत्नी थी, जो रानी है, उसे दान करते हुए दिखाया गया है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के समय इसका राइटर कौन था, तो उसका नाम चापड़ था। तो उसमें अशोक की पत्नी संमित्रा और एक पुत्र है जिसका नाम तीवर, उसका नाम आया है। अभिलेखों में केवल एक ही पुत्र का नाम आया है। पेपर लंबा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किस मूवमेंट के समय दिया था? तो देखिए, गांधी जी ने कब दिया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 है, होम रूलिंग 1916 है, 16 क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 है और दांडी मार्च ये 1930 है। तो कौन सा मूवमेंट था जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? क्या इसका आंसर हो सकता है? तो ज्योति राणा, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें प्रिंसा जी, पता नहीं छोटी बहन आपका तुक्का लगा है या सही है। 20 का आंसर है क्विक इंडिया मूवमेंट, जो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने शुरुआत की थी। तो इसी समय गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। लगता है कि आज गांधी जी गुस्से में हैं, लेकिन गांधी जी को गुस्सा नहीं आता। गांधी जी वॉयलेंस को पसंद ही नहीं करते। इसका मतलब ये था, या तो हम अपने देश को आजाद कराएंगे, अन्यथा आजादी के प्रयत्न में जान दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज देखिए, पेपर देने से आपको पता भी होगा कि जीता इसमें टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा चलती है। बहुत आप लोगों को मैं टेस्ट प्रोवाइड कराता हूं। टेस्ट से हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। अभी एग्जाम में टाइम है, इतना टाइम मिल रहा है कि अगर आप 0 से भी शुरुआत करते हैं, लेकिन कंटिन्यू यानी रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब मूल्यांकन करना है आपको अपना। तो इसका आंसर क्या है? क्विक इंडिया मूवमेंट, बी आंसर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, क्वेश्चन नंबर 18, तो कितने वर्ष उसने वकालत की हो? यहां पर विकल्प 4 दिए गए हैं। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी कह रहे हैं कविता टमटा जी, बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन भारत में एक रिवाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर साइलेंट हो जाता है, मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं दिया। लेकिन भारत में एक परंपरा चली है कि हाई कोर्ट का जस्टिस उसे बनाया जाता है जिसकी एज 45 ईयर ओल्ड हो, और सुप्रीम कोर्ट जिसकी 55 ईयर ओल्ड हो। ठीक, लेकिन ये उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है। परंपरा तो भारत के अंदर ये भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया जाएगा, उसके लिए अलग से कोई योग्यता नहीं है। लेकिन एक रिवाज है कि जो सीनियर जस्टिस होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी के समय 1973 में एन राय को जब चीफ जस्टिस बनाया गया तो इसका उल्लंघन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए क्या होता है? नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, दूसरी कंडीशन। तीसरा यह होता है, ये तो हाई कोर्ट में 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो,
और राष्ट्रपति के संज्ञान में विधि का जानकार होना चाहिए। तो इसका आंसर बी आएगा यहां पर, बी। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है ये आपको बताना है। आज स्क्रीन कुछ लाइट हो रही है तो मैंने चेक नहीं किया उस समय। मीथेन। तो हमने एलपीजी की बात की है, एलपीजी, और हमने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। जो बायोगैस होती है तो बायोगैस में मीथेन होता है, यहाँ एलपीजी की बात हो रही है और सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है, एलपीजी। तो पिंकी गंगवार डी कह रही हैं और डी विद्या रानी भी कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें 3 गैस होती हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होती हैं, लेकिन मुख्य जो होती है वो ब्यूटेन होती है। और ये जो गैस होती है ये जो अगर ये गंधहीन है, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन गैस बहुत ही डेंजरस है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसमें गंध का पता लगाने के लिए एक गैस और मिलाते हैं जिसका नाम मिथाइल मेलकेप्टम। वो जलने में सहायक नहीं होती, वो सिर्फ लीकेज को बताती है। तो ध्यान रखना है, मिथाइल मेलकेप्टम भी होता है। सीरा, मोलासिस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम रॉ मेटेरियल है? तो आप जानते हैं जो गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो उससे एक सीरा निकलता है। तो गांव में देखा होगा कि हुक्का पीते थे बुजुर्ग लोग, तो उसके लिए तंबाकू बनाते थे, उसमें सीरे का प्रयोग होता था। तो इस सीरे से क्या बनाई जाती है? सीरे से शराब बनाई जाती है, यानी अल्कोहल बनाया जाता है। तो जहां पर भी आपने देखा होगा शुगर फैक्ट्रियां हैं वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा, तो वहां पर क्या है, वहां पर शराब की फैक्ट्रियां भी है, क्योंकि उसके लिए ये सीरा रॉ मेटेरियल का काम कर रहा है। लहसुन यानी जो गार्लिक होता है उसमें जो एक स्मेल आती है वो किस लिए आती है? ये साइंस का क्वेश्चन। इस पेपर को बेसिकली जो बनाया गया है लोअर पीसीएस के लिए बनाया गया। लोअर पीसीएस का कल से बैच भी शुरू हो रहा है। लोअर और अपर पीसीएस का जीएस का सिलेबस बिल्कुल एक होता है। तो बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो पिंकी गंगवार जी डी या सी की बात कर रही हैं, तो ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो सल्फर इसका आंसर है, सल्फर कंपाउंड। सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? देखिए दूध जो खराब होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टो, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का पता लगता है। देखिए दूध से जो दही बनती है वो भी इसी के कारण बनती है। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है तो आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी होती है। तो जो कीमोथेरेपी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो हेमलता भट्ट ने तो आंसर दे दिया है डी। अब हेमलता ने दे दिया तो बिल्कुल ठीक ही होगा, चलो सही है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। अब देखिए बहुत ही शानदार यहां पर क्वेश्चन हिस्ट्री के दिए गए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, प्लीज आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर 23 का। कविता जी क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्विया प्रथम वीर किसका टाइटल था? तो हिस्ट्री में ट्रेडिशनल क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को टच करने का प्रयास किया। सभी क्वेश्चन को मैंने मैनुअल हाथ से लिखा तब टाइप किया गया। तो शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 24 का आंसर 24, कोई आंसर नहीं आया है। मैं बता देना चाहूंगा पृथ्वी प्रथम वीर जो टाइटल था ये अमोद वर्ष का था, और अमोद वर्ष जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट साउथ में, उनका एक शासक था। देखिए विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? यानी फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, संस्थापक, फाउंडर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक बौद्ध धर्म से संबंधित यूनिवर्सिटी है और एट प्रेजेंट बंगाल में है, बंगाल में। तो स्टूडेंट्स देखिए बंगाल में है। ये गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, तो वहां पर ये सारे के शासक जो हैं ये पाल वंश के शासक हैं।
तो गोपाल तो इसका आंसर नहीं है, गोपाल उनका फाउंडर जरूर था। तो धर्मपाल कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी और ये धर्मपाल की विशेषता ये है कि जैसे कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, उस समय कन्नौज में इंद्रायुध और शुक्रायुध उनका शासन था। तो भारत में 3 विशाल शक्तियों का उदय हुआ था, राजपुताना में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। तो जो पहले चरण में लड़े थे तो प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज था, पाल वंश का शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का युद्ध हुआ था। तो ये वही धर्मपाल है जिसे मुंगेर में वत्सराज ने पराजित किया था। ठीक। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? यहां पर नगर दिए हैं, वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी और चंद्रगिरी। तो देखिए, विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश। तो कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था जो तुलु वंश का था। तो इसने, आप सी इसका आंसर कह रहे हैं, 26 का आप सी आंसर कह रहे हैं, दीपक कुमार जी भी सी कह रहे हैं। किस नगर की स्थापना की थी? अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर उदयगिरी की बात करें तो उदयनगर गिरी को तो छीना था। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने कई काम किए थे। इसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, विरूपाक्ष मंदिर का मेंटेनेंस जीर्णोद्धार कराया था। इसकी माता का नाम नागला देवी था और इसने अपनी माता नागला देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया था। नागलपुर, देखिए ये विद्वान है, इसके दरबार में तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज रहते थे। इसने, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक मलयालम पुस्तक लिखी थी और संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा पढ़ने पुस्तक भी लिखी थी। तो ये क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने थोड़ा और खोला है, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? कौन सा शासक था यहाँ पर? हाँ, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये शाहजहां है, शाहजहां। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, अकबर की यदि हम बात करें, ये संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, है ना। तो रीवा से ये तानसेन को लाया था और तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। तो संगीत को संरक्षण दिया है। इसके दरबार में कई संगीतकार भी रहते थे, सबसे महत्वपूर्ण तानसेन था। लेकिन अकबर को हिंदू धर्म से संबंधित जो संगीत है उसकी जो शिक्षा दी थी, अकबर को दी थी। किसने दी थी? कलावंत ने, लाला कलावंत ने दी थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? डी.के. कर्वे एक सोशल वर्कर होते थे, समाज सुधारक होते थे। संभवतः ये कंफर्म नहीं है मुझे, शायद महाराष्ट्र के थे। तो इसने किस क्षेत्र में काम किया? सती प्रथा तो हो नहीं सकती, क्योंकि सती प्रथा का विरोध करने में तो महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का है। और राजा राम मोहन राय ने अपनी बांग्ला पुस्तक है, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी के माध्यम से इसका विरोध किया है। ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय 1856। जो स्त्री शिक्षा है उसके लिए डी.के. कर्वे ने महत्वपूर्ण काम किया था। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक होते थे, तो ये ध्यान रखना है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम सिलेबस की किताब पढ़ते हैं, जनरली वहां ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा स्पीड बना के रखिए। 29 का शिवाजी आप कह रहे हैं भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य। तो आप लोगों ने अलग तरीके से चारों हिंदू शासकों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, लेकिन गौरव अंतिम सूर्य जो कहा गया है, शिवाजी इसके आंसर नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, चौहानों की 33 शाखा भारत में होती थी, उनमें शाकंभरी शाखा का है, इसे राय पिथौरा भी कहते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के 3 शासक हुए हैं, लेकिन तराइन का पहला और दूसरा युद्ध गोरी के साथ लड़ने वाला जो पृथ्वीराज चौहान है, ये ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज थर्ड है, पृथ्वीराज थर्ड।
थर्ड, ये ध्यान रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत होता था पहले, में किस वर्ष आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन। स्टूडेंट्स देखिए, देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है और यहाँ पर मुस्लिमों के लिए एक मदरसा भी है। मदरसा यानी धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। किस वर्ष शुरू हुआ? और उस मूवमेंट को चलाने वाले ननोत्वी और गंगोही दो नाम आते हैं। ननोत्वी और गंगोही, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आप आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो सकता है? पिंकी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो सकता है? अभी तक कोई आंसर मेरे सामने नहीं आया है 30, लेकिन आंसर कमलेश जी सी नहीं है। परमिला, क्लीन क्लो परमिला आज दिखाई दिए 66, ये आंसर है। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन सा राज्य हुआ था? देखिए, यहां 4 नाम दिए हैं, 4 नाम। तो लॉर्ड डलहौजी, देखिए अब इमेजिन कीजिए लॉर्ड डलहौजी ने कब शासन किया है। तो 1849 में, बी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है 1849। तो ये जो विलय की नीति लैप्स पॉलिसी को फॉलो किया, तो उसका सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये इनका सीक्वेंस था। तो सतारा ध्यान रखना, महाराष्ट्र में है। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो देखिए, किसके विरोध में टैगोर ने, आप बताइए क्या आंसर हो सकता है? बिंदा जी, ऐसे तो मैं बी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ, तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। समझ गए? नाइट की उपाधि त्यागी थी। अब अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए मूवमेंट का नाम क्या था? तो स्टूडेंट 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था, दांडी मार्च। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया अवैध रूप से जब नमक बनाया। तो गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां और खुदाई खिदमतगार, फकरे अफगान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था पश्चिम उत्तर प्रांत में। ये ध्यान रखना है, पश्चिम उत्तर प्रांत। क्वेश्चन नंबर 34, स्पीड बना के रखते हैं लेकिन क्वेश्चन खोलना भी जरूरी होता है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, आप जानते हैं कि जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उत्तराखंड में भी कमिंग होने वाले हैं, तो उसमें एससी और एसटी और महिलाओं के लिए रूटेट रिजर्वेशन होता है। रूटेट का मतलब होता है कभी वो एससी के लिए रिजर्व है, कई बार वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, कई बार वो जनरल सीट होती है। लेकिन भारत का एक स्टेट ऐसा है जहां पर जिसमें एससी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। बताइए क्या आंसर हो सकता है? सी आप आंसर कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकार किसको होता है? देखिए बच्चों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लॉजिक लगाते हैं। ये जो पंचायती राज जो विषय है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का विषय है तो इस पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटर यानी राज्य विधानमंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल। आगे देखिए, अभी आधा पेपर हुआ है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए। देखिए, जब कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 और 3 को आपने देखा होगा। तो नया स्टेट जब बनता है नया, तो सबसे पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से परामर्श लेते हैं, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर राष्ट्रपति को ठीक लगता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को यानी इस बिल को पार्लियामेंट के समक्ष लाते हैं और पार्लियामेंट में यह सिंपल मेजोरिटी से पारित होता है। ध्यान रखना, साधारण बहुमत से पारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर। और जब सिंपल मेजोरिटी से पारित होगा तो ध्यान रखना, जो बिल सिंपल मेजोरिटी से पारित होते हैं
उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखना। तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। 4 यहां पर आर्टिकल दिए हैं, 4 आर्टिकल यहां पर दिए हैं। देखिए आर्टिकल 60 में तो राष्ट्रपति की ओथ है। 312 की बात करते हैं, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज है। 380 मेरे को याद नहीं आ रहा है। आर्टिकल 51 हो सकता है, क्या हो सकता है, डी आप आंसर दे रहे हैं और हाँ डी इसका आंसर है, डी। आर्टिकल 51 डीपीएस का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग प्रदान करे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा भी होगा। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ डिस्कस करना। तो देखिए इसका आंसर अब क्या हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जिसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है, हम सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं, सेवा दिवस मनाते हैं, तो हम किसके सम्मान में मनाते हैं। देखिए स गलत लिखा जा रहा है, हर क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये वीर सावरकर हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके सम्मान में सेवा दिवस मनाते हैं। आगे देखेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, पिंकी गंगवार जी, कमलेश यादव, कविता टमटा, क्लीन क्लो यानी परमिला बताया था, ये कोड है इसका, कविता जी। तो इसका आंसर 38 का जो आंसर है, चुंबी घाटी तो हो ही नहीं सकता। चुंबी घाटी तो भूटान में है, जहां पर डोकलाम विवाद हुआ था। तो ए आंसर है इसका, ध्यान रखेंगे, ए आंसर है। नेक्स्ट लेकर चलता हूं, किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। 4 स्टेट यहां पर दिए गए हैं, यानी नलकूप का मतलब ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है। तो 39 का आप 34 पे आ जाइए और इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। ये कंप्यूटर में एक मिस्टेक हो रही है, देश को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही टाइप किया गया था, लेकिन फॉन्ट चेंज होने के कारण ये आ गया। तो 70% से अधिक, देखिए कॉफी का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है। डी कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, कर्नाटक होता है, कर्नाटक। आगे बढ़िए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, तो भारत को पेनिनसुला या प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा है, अरब सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो पेनिनसुला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो केरल राज्य में है, डी कह रहे हैं आप, डी। अनाईमुड़ी है कार्डमम पहाड़ियों की, और दादाबट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस राज्य की है। सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है, केरल पिंकी गंगवार जी कह रही हैं, लेकिन पिंकी जी आप गलत कह रही हैं। ज्योति राणा से सीखिए, कमलेश यादव से सीखिए, वो सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। 2001 की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में थी, लेकिन एट प्रेजेंट 2011 में डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार की आ गई है। तो इसका आंसर डी है, डी। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। शहर, ये शहर यानी एक स्वर्ण त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो वो 3 शहर कौन कौन से हैं, 3 शहर कौन कौन से हैं बताइए। और दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये ध्यान रखना है। ए इसका आंसर दिया गया है 44। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय यानी वेस्टर्न सी कोस्ट की बात हो रही है, कि उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग की बात करते हैं, यानी उत्तर वाला हिस्सा यहां से है, उत्तर वाला हिस्सा सबसे नॉर्थ में तो ये है। तो देखिए तो कनारा तट या कन्नड़ तट, ये तो कर्नाटक वाले को कहते हैं। फिर यहां मालाबार आ रहा है ना, यानी केरल वाला एरिया। कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्रा हो गया है।
और कोंकण महाराष्ट्र और गोवा। तो नॉर्थ में यही है। मालाबार इसका आंसर नहीं है, जो भी आप आंसर दे रहे हैं इसका आंसर जो है वो कोंकण तट है, सी, ये ध्यान रखना है। ताती पाका तेल शोधनशाला आपको मैं बताना चाहूंगा किस राज्य में है। ONGC है ना, GC की एक रिफाइनरी है ताती पाका, नाम है इसका, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहां है? आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें इनको कुछ वृद्धावस्था पेंशन जैसा कुछ दिया जाता है। 47 स्पीड बना के रखिए। 47 का आंसर क्या हो सकता है? 47 66 क्वेश्चन है, स्पीड बनाइए। 47 ए आंसर है इसका, ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2005-6 में एक भारत निर्माण योजना प्रारंभ की गई थी, तो उसमें कौन शामिल नहीं है? तो भारत भारत निर्माण योजना, देखिए इसमें ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है। इसमें गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी ग्रामीण आवास बनाने हैं, ड्रिंकिंग पेयजल, ग्रामीण सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण है, विद्युतीकरण भी इसमें आता है, और कम्युनिकेशन संचार, टेलीफोनों से जोड़ना। ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गरीब गुरुओं को आवास देने हैं। ठीक, तो 49 का आंसर क्या हो सकता है? 49 का आंसर क्या हो सकता है? सी इसका आंसर है 49। सी 7 वर्षों का समय दिया था। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? स्टूडेंट 326 BC में सिकंदर भारत आया और तक्षशिला के शासक अंभी ने इनवाइट किया था गांधार के शासक पुरुष के विरुद्ध। तो सिकंदर के साथ जो कौन नहीं आया था? तो नियार्कस, अरिस्टोबुलस और आने सीक्रेट्स, ये इतिहासकार थे, ये आए थे। नियार्कस सिकंदर का जल सेनापति भी है, लेकिन डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस में बताना चाहूंगा, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और बिंदुसार ने इससे मांग भी की थी कि जब तुम आओगे मेरे लिए शराब, अंजीर और दार्शनिक लेकर आना, लेकिन ये दार्शनिक नहीं लाया था। ये बिंदुसार के दरबार में आया है। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? एक धार्मिक यज्ञ होता है हिरण्यगर्भ, धार्मिक कार्य है। तो राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक था उसका नाम दंतीदुर्ग था, ये इसने कराया था। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? 52। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, ये आपको बताना है। पोलीगार कौन थे? बेटे इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक, और गलत बताने से अच्छा है कि इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, कुछ भी है लेकिन मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं इस चीज के लिए। आगे देखते हैं। लोकहितवादी एक समाज सुधारक होते थे। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा गया है और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। यहां कुछ झील दी गई हैं, तो सबसे प्राचीन और सबसे गहरी, तो रूस में जो साइबेरिया है, और साइबेरिया में क्या है? बंगाल झील है। तो इसका आंसर ए आंसर है। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। दूधगंगा नदी किसमें अवस्थित है? दूधगंगा नदी कहां है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आप सी कह रहे हैं, दूधगंगा। कुछ लोग ए कह रहे हैं। जब दूधगंगा, एक बार दूधगंगा नदी किसमें अवस्थित है? 55 का आंसर
उत्तराखंड भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि यार जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है शायद वहां भी हो सकती है। तो दूध गंगा आपने हिमाचल प्रदेश, अंजलि आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हैं, लेकिन नो, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। आप देख लीजिए, आप उत्तराखंड कह रहे हैं। दूध, अरे एक धौली गंगा है, दूध गंगा है, एक बार नेट पे भी देख लीजिए, ये इसका आंसर है। देखिए भारत की 2011 के अनुसार 1 से 11 के बीच जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत की हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 10 साल में वो 17.70%। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो सेंसस से संबंधित क्वेश्चन जरूर एक दो पूछता है। चूंकि लोअर पीसीएस का एग्जाम स्टेट का है, तो आपको अपने स्टेट के सेंसस और अर्बेनाइजेशन के साथ साथ भारत का भी आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बचे हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया था? बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? इतना इंडिकेट कर देता हूं कि 2003 में हुआ। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? तो 2003 में कई अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन एक 91 अमेंडमेंट था जिसमें किया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया जो किसी भी स्थिति में लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगा। ऐसे ही राज्यों में होगा, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 या 60 से कम है, तो वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम सहित 12 लोगों से मिलकर बनेगी। तो ये 91। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम यानी मिनिमम एमएसपी को कौन तैयार करता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल स्टडी में सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आप जानते हैं कि एमएसपी को फसल की बुआई से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक नाम सुना होगा, CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका आंसर है सी। सभी लोगों का आंसर आ रहा है। अब देखिए यहां उत्तराखंड के 4 क्वेश्चन रखे गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उत्तराखंड के 4 क्वेश्चन। क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 59 मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मैंने निकाले हैं 59। कुछ करंट अफेयर के हैं, कुछ ट्रेडिशनल। तो देखिए 59 उत्तराखंड का क्वेश्चन है, और हो सकता है बहुत बच्चों ने सुना भी ना हो, क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछ रहे हैं। तो अनीता मैम, उन्होंने, हाँ ज्योति रानी सही आंसर आ रहा है। तरुण कुमाऊं, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो सकता है? प्रताप शाह इसका आंसर है। प्रताप शाह, सी इसका आंसर है। कुमायूं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? 61, क्वेश्चन नंबर 61। एक्चुअली मैं आज माफी चाहता हूं, क्वेश्चन ज्यादा हो गए। क्वेश्चन तो 40 होने चाहिए अच्छे से डिस्कस, क्योंकि बोलना भी बहुत पड़ता है इसमें। मुझे 61 का बी कह रहे हैं, बी, और बी बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आपका। 61 का बी, पी बिडम है, बिडम। अब देखिए सेसस ताल झील किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? अब यहां रीजनिंग और मैथ के 4-5 क्वेश्चन है, फिर एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन आज ज्यादा हो गए हैं। 62 का आंसर क्या है? खतलिंग कह रहे हैं आप, खतलिंग। चलो ठीक कह रहे हैं, ठीक। ए, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है 400 वर्षों में कितनी बार 29 डेट आएगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है, इन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए 400 वर्षों में, तो देखिए सेंचुरी 2 प्रकार की होती है। एक सिंपल होती है, सिंपल का मतलब होता है जो 400 से नहीं कटती। तो उसमें 76 उसमें सिंपल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। जो 400 से कट जाए वहां 75-25। तो देखिए मैं देखूंगा यहां 100 वर्षों की बात करता हूं, 100 वर्षों की। तो इसमें 100 वर्षों, इसमें मैं साधारण वर्ष देखूंगा, कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने इसमें लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष। तो कैसे क्वेश्चन होगा? इजी लग रहा है देखने में, लेकिन इजी नहीं है। 100 वर्षों में साधारण वर्ष 76 होते हैं और लीप वर्ष 24 होते हैं। फिर 200 की बात करता हूं तो 200 में भी 76 और यहाँ 24 होंगे।
अब मैं 300 वर्षों की बात करता हूं, ये भी लीप सेंचुरी है, तो 76 और ये 24। 400 वर्षों चूंकि लीप सेंचुरी है तो यहाँ 75 सिंपल होंगे और 25 ये। तो बच्चों ये साधारण वर्ष जो होते हैं इसमें फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, इसमें 29 नहीं है, बाकी सब में आएगा। तो ये कितने होंगे, इनको मैं टोटल करूंगा, इनको मैं टोटल करता हूं तो ये आता है 303 वर्ष हो गए। 303 इनमें 11 बार आएगी 29, तो 11 से गुना करेंगे, ये 97 हो गए हैं। तो इसमें लीप ईयर में फरवरी भी 29 की होती है, यानी 12 के 12 महीने में, तो इसको हम 12 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ दीजिए और यही आपको आंसर मिल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं, यहां एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर क्या हो सकता है। 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है लेकिन हमें बहुत टफ लग रहा है, ये बहुत टफ लग रहा है। इसका क्या आंसर हो सकता है, प्लीज सहयोग कीजिए। ज्योति राणा, कमलेश यादव, कुछ चुने हुए लोग हैं जो स्क्रीन पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी साइलेंट हैं। तो जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका भी भला करे प्रभु श्री राम, और जो साइलेंट है उनका भी भला करे, है ना, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। ठीक, अब देखिए आप आंसर ए कह रहे हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या काम किया, इन सबको मैंने जोड़ लिया और इनका टोटल 19 आ रहा है। फिर हमने इन सबको जोड़ा तो इनका टोटल भी 19 आ रहा है। अब इनको जोड़ते हैं, 3 का 17 आ रहा है, तो उसमें क्या जोड़ें कि 19 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो यहां भी 19 आ जाएगा। इसमें ये लॉजिक था। अब 2 क्वेश्चन और, यहां पर देखिए पीसीएस और लोअर पीसीएस में जो क्वेश्चन होते हैं वो कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। वो कह रहा है स्टेटमेंट में संकर पौधे यानी हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं फफूंद प्रतिरोधी होते हैं। फफूंद प्रतिरोधी यानी फंगस उन पर नहीं लगती, स्टेटमेंट दिया। फिर वो कह रहा है फफूंद संक्रमण यानी फंगस इन्फेक्शन से पौधों की आयु कम हो जाती है। अब 4 में से क्या विकल्प निकलता है, लंबी आयु के लिए संकर पौधे उगाइए। भाई यहां कह रहा है हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं उन पर फंगस नहीं लगती और फंगस इन्फेक्शन से पौधों की आयु कम होती है। तो इसका मतलब यदि लंबी आयु के पौधे उगाने हैं तो आप संकर पौधे उगाइए। यहां ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, फफूंद संकर पौधों को लगती है, वो तो गलत हो रहा है। संकर पौधों में पैदावार अधिक होती होगी, लेकिन पैदावार का जिक्र नहीं आया तो ये भी नहीं है और सभी पौधे संकर भी नहीं होते। ए। अब लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। लास्ट देखिए, नोएडा यहां पर दिया गया है NOIDA का कोड क्या है, STNIF। तो हमें मेरठ को क्या लिखेंगे, MEERUT। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना है, ये यू जब भी मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बताए तो उसका एक फार्मूला होता है कि उस क्वेश्चन जो होते हैं उनके नंबर को लिख लीजिए, बस फिर हो जाते हैं। N14 पोजीशन पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 1 पे आता है। ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 14 है, ये 9 है और ये 6 है। तो देखिए इसमें हमने 5 प्लस किया है, इसमें भी 5 प्लस, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5। तो M किस पोजीशन पे आता है, M आता है 13 पे, ये 5 है, 5, 18, 21 एंड 20। तो मुझे क्या करना है, जो फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है वही फार्मूला मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो 13 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ क्या आएगा 18, 5 में 5 10, फिर 10, फिर 23 आएगा, फिर 26 आएगा और 25 आएगा। अब 18 पे क्या आता है, R, यहाँ J, यहाँ J, W, Z एंड Y। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, सी इसका आंसर बन रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं। चलो पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत ही मेहनत से पढ़ना है। अभी समय आप लोगों के पास है, जीत आई इसकी पूरी टीम आपको सहयोग करेगी। ठीक है, मेरी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू।